हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 सोशियोलॉजी के दूसरे चैप्टर को कंप्लीट। और हमारा चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका प्रयोग। इस चैप्टर को लाने का उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर को लाने का उद्देश्य यही है, अगर आपको समाजशास्त्र के बारे में जानना है, समाजशास्त्र अच्छे से पढ़ना है, तो आपको समाजशास्त्र में जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, उसे आपको समझना होगा। और कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसे आपको समझना होगा, नहीं तो आगे चल के समाजशास्त्र पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बोर्ड पर लिख कर लाऊंगा ताकि आप अपना कंटेंट कह सकते हैं, आप एक अपना नोट्स बना पाएं, ताकि आप नोट्स को रिवीजन कर पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। देखिए, मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी के आधार पर ही कंटेंट बनाया हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें ऐड कर दिया हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसलिए कि कोई बिहार बोर्ड का है तो कोई एमपी बोर्ड का है, तो बिहार बोर्ड वाले में जो पूछ रहा है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी के अलग लेवल उठकर पूछ रहा है, तो इसलिए मुझे वो शामिल करना पड़ा। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले है हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन में यही बताता है पूरा चैप्टर कि भैया पूरे चैप्टर का सार क्या है, समरी क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे समझेंगे। ठीक है। और इसी परिचय में आता है एक संघर्षवाद और प्रकार्यवाद। अब ये नया टर्म्स है, आपको ये नहीं समझ आया होगा संघर्षवाद क्या है और प्रकार्यवाद क्या है, लेकिन इसे हम बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और ये क्या है, ये बेसिकली दो विचारधाराएं हैं कह सकते हो। समाजशास्त्र के हर टॉपिक पर, हर मुद्दे पर ये अपने विचारधाराएं रखते हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। उसके बाद है हमारा सामाजिक समूह एवं समाज। अब ये सामाजिक समूह क्या होता है और समाज क्या होता है, क्या इन दोनों में कुछ अंतर भी होता है, तो इसीलिए हम आगे देखेंगे सामाजिक समूह और समाज में अंतर। बेसिकली समाज के बारे में तो हमने पहले अध्याय में पढ़ लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। भीड़ और सामाजिक समूह, भीड़ और सामाजिक समूह क्या होता है, क्या इनमें कोई डिफरेंट होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा अर्ध समूह। अब ये अर्ध समूह क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे और इसकी परिभाषा के साथ साथ विशेषताओं विशेषताओं को भी देखेंगे। सामाजिक समूह के प्रकार एवं उसकी विशेषताएं। आप सामाजिक समूह के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, उसके बाद समवयस्क समूह, समवयस्क समूह, उसके बाद संदर्भ समूह, उसके बाद अंतः समूह, बाह्य समूह। तो ये सब प्रकार हैं सामाजिक समूह के। और इनके प्रकार के साथ साथ इनकी परिभाषाएं तो हम देखेंगे ही, इसके साथ साथ हम देखेंगे इनकी विशेषताएं कि भैया इनकी विशेषता क्या है। उसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण। अब ये स्तरीकरण क्या है सबसे पहले हम समझेंगे, फिर सामाजिक स्तरीकरण को देखेंगे और इसी स्तरीकरण में आ जाता है वर्ग और जाति। अच्छा, सामाजिक स्तरीकरण में हम ये दो विचारधाराओं को भी पढ़ेंगे कि संघर्षवाद क्या कहता है स्तरीकरण के बारे में और प्रकार्यवाद क्या कहता है स्तरीकरण के बारे में। उसके बाद परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति कहते नहीं है तुम्हारा स्टेटस क्या है, वो व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं, किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्टेटस है। जैसे कोई डॉक्टर होगा तो उसका स्टेटस हो गया डॉक्टर की, तो वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिकाएं निभाएगा। तो कोई डॉक्टर है, क्या करेगा, वो अपनी भूमिका निभाएगा, वो भूमिका के रूप में क्या करेगा, लोगों का इलाज करेगा। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखेंगे कि परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है, कैसे परिस्थिति लिंक है भूमिकाओं से। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो जाएगा समाज व सामाजिक नियंत्रण। समाज व सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के साधन में देखेंगे जैसे परिवार को भी देखेंगे। उसके बाद संस्थाएं हैं जो, वो भी देखेंगे। कुछ संस्थाएं भी हैं जो सामाजिक नियंत्रण के रूप में कार्य करती हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पूरा फ्लो आपको समझ आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम उठाते हैं अपना पहला टॉपिक परिचय को।
तो दोस्तों हमने पीछे देखा कि इस चैप्टर में क्या क्या शामिल है, तो हम उठाते हैं पहले टॉपिक परिचय को। देखते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। इसमें बोल रहा है समाजशास्त्र में समाज को समझने के लिए कुछ विशेष शब्द संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों की मदद से हम समाजशास्त्र को और भी स्पष्ट व सरल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहला लाइन यही कह रहा है कि समाजशास्त्र को समझने के लिए हम कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष संकल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें समाजशास्त्र को समझने में और भी स्पष्ट और सरल तरीका प्रदान करता है। जैसे जैसे देखते हैं हम समाज के बारे में, समुदाय के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं और कुछ इनको समझने के लिए कुछ संकल्पनाएं प्रयोग किए जाते हैं, जो कि और देखा जाए कि इस चैप्टर का नाम ही है कि समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका प्रयोग। तो इन्हीं चीजों का हम प्रयोग करके समाजशास्त्र को और भी अच्छे तरीके से और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है समाजशास्त्र में शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से समाज को गलत अर्थों में समझा जा सकता है। तो समाजशास्त्र में कोई भी शब्द है उसका जो प्रयोग होता है बहुत सोच समझकर किया जाता है, क्योंकि अगर किसी शब्द को गलत अर्थों में समझा जाएगा तो वो सीधे समाज को गलत अर्थ देगा या गलत अर्थ बताएगा। इसमें यही बोल रहा है कि समाजशास्त्र में शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से समाज को गलत अर्थों में समझा जा सकता है, तो गलतफहमी ना हो, इसमें ये कह रहा है। समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं समाज को समझने के लिए उपकरण की तरह कार्य करती हैं। समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं जो होती हैं वो समाज को समझने के लिए उपकरण की तरह कार्य करती हैं। जैसे जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए क्या करता है? प्रयोग के लिए उपकरण का इस्तेमाल करता है, प्रयोग के लिए उपकरण का इस्तेमाल करता है, वैसे ही एक समाजशास्त्री समाज को समझने के लिए समाजशास्त्री संकल्पनाओं का प्रयोग करता है। वैसे ही एक समाजशास्त्री क्या करता है? समाज को समझने के लिए समाजशास्त्री संकल्पनाओं का प्रयोग करता है। इसमें चौथा पॉइंट है समाज को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण उपयोग किए जाते हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया परिचय में कि समाज को कोई एक विचारधारा के हिसाब से नहीं समझा जाता है। इसमें अलग अलग विचारधाराएं आती हैं, अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं। कोई सामाजिक स्तरीकरण को मानेगा कि ये संघर्ष इसमें संघर्ष है, और कोई सामाजिक स्तरीकरण को मानेगा कि ये अच्छा है। इस स्तरीकरण से योग्यता के आधार पर क्रमानुसार ऊपर और नीचे समाज में व्यवस्थाएं होती हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि समाज को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण उपयोग किए जाते हैं। और अगर हम दृष्टिकोणों की बात करें तो जैसे कार्ल मार्क्स संघर्षवादी सिद्धांत पर बल देते हैं, जबकि एमिल दुर्खीम प्रकार्यवाद पर बल देते हैं। तो यहाँ से दो दृष्टिकोण आए, एक संघर्षवाद आया और दूसरा आया प्रकार्यवाद। तो समाज को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण सब लोग अपना अपना अपनाते हैं, और इन्हीं दृष्टिकोणों में एक दृष्टिकोण है संघर्षवाद और एक प्रकार्यवाद। अब ये संघर्षवाद क्या है ना, संघर्षवाद समाजशास्त्र के हर एक मुद्दे पर, जैसे सामाजिक स्तरीकरण हो गया, ये अपना दृष्टिकोण रखेगा, और यही प्रकार्यवाद अपना दृष्टिकोण रखेगा। लेकिन यहाँ मैं बार बार कह रहा हूं कि संघर्षवाद, प्रकार्यवाद, सबसे पहले ये तो समझ लो कि संघर्षवाद और प्रकार्यवाद है क्या। तो आइए, हमारा यहाँ पर परिचय कंप्लीट हो जाएगा अगर हम ये समझ लें। ये ऐसे पे एनसीईआरटी में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम नोट के फॉर्म में समझेंगे संघर्षवाद और प्रकार्यवाद। संघर्षवाद और प्रकार्यवाद को हम यहाँ नोट के फॉर्म में समझेंगे। तो हमारा यहाँ परिचय कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं प्रकार्यवाद और संघर्षवाद। देखते हैं प्रकार्यवाद क्या है। यह सिद्धांत मानता है कि समाज अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी एक व्यवस्था है, और प्रत्येक समाज की संस्थाएं समाज को व्यवस्थित रखने के लिए एक खास कार्य करती हैं। यह मानता है कि जो भी समाज में हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं, जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गया, कानून हो गया, धर्म हो गया, ये सभी इम्पोर्टेंट है, और ये सभी हिस्से मिलकर ही समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य करती हैं। अगर सच में देखा जाए उदाहरण के रूप में,
तो परिवार क्या करता है? परिवार हमें बेसिक वैल्यू सिखाता है, यानी आधारभूत मूल्य सिखाता है। आधारभूत मूल्य सिखाता है, जब जैसे बड़ों का आदर करना, जबकि स्कूल हमें एक बेहतर नागरिक और अनुशासन में कैसे रहा जाता है, ये सब सिखाता है। तो देखा जाए तो यहाँ परिवार की भी आवश्यकता है, स्कूल की भी आवश्यकता है। कानून हमें किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न करे, ये हमें सिखाता है। धर्म हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सिखाता है। तो देखा जाए तो प्रत्येक हिस्से इंपॉर्टेंट है। समाज में जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हिस्से हैं, सभी इंपॉर्टेंट है और ये सभी मिलकर समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य करती है। और प्रकार्यवाद का यही मानना है कि भैया समाज के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जैसे शरीर का हर अंग शरीर को जीवित रखने के लिए अपना अपना कार्य करता है, और शरीर में भी देखा जाए तो शरीर के हर अंग अपना अपना कार्य करते हैं। ब्रेन अपना कार्य कर रहा है, हाथ अपना कार्य कर रहा है, पैर अपने कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही प्रकार्यवाद मानता है वैसे ही कि समाज को व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए सभी हिस्से, जो समाज के अलग अलग हिस्से हैं, वे सभी आवश्यक हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक्सेप्ट तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, सामाजिक समूह एवं समाज। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक समूह क्या है, फिर देखेंगे समाज, सामाजिक समूह की परिभाषा, फिर समाज, और फिर हम आगे के टॉपिक में लाएंगे सामाजिक समूह एवं समाज में अंतर। देखिए सामाजिक समूह क्या है। सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। तो सामाजिक समूह से तात्पर्य क्या है, इसमें हमने लगभग 3 की पॉइंट निकाला। सबसे पहले सामाजिक समूह का मतलब है निरंतर अंतःक्रिया। सामाजिक समूह में क्या होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो उसमें से पहला शर्त है निरंतर अंतःक्रिया, लोगों में लगातार अंतःक्रिया होना चाहिए। तो निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। तो दूसरा चीज अगर हम देखें कि जो सामाजिक समूह है यह समाज में ही बनेगा, और यह समाज में ऐसे लोगों का समूह बनेगा जो समान रुचि रखते हो, संस्कृति एक जैसा हो, मूल्य एक जैसे हो और मानकों को बांटते हो। जो मानक निर्धारित किए गए हैं वो बांटते हो, यानी एक दूसरे से हिस्सेदारी करते हो। जैसे एक परिवार अगर देखा जाए तो एक परिवार में क्या होता है, परिवार में निरंतर अंतःक्रिया होता है। परिवार में अगर आपके भाई बहन है, माता पिता है या दादा दादी है, तो निरंतर अंतःक्रिया होता है, वार्तालाप, बातचीत, वो कुछ कहते हैं आप कुछ बात करते हैं, तो निरंतर अंतःक्रिया होता है, यानी पहला शर्त कंप्लीट हो गया। दूसरा, यह समाज में ही होता है, बिल्कुल परिवार से ही समाज बनता है। तीसरा, क्या परिवार में समान रुचि होती है? यस, समान रुचि होती है। कुछ लोगों की रुचि अलग हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो एक आधार में देखा जाए, बेसिक रूप से देखा जाए तो समान रुचि होती है।
उसके बाद संस्कृति समान होती है, लगभग जैसे हमारे दादा दादी कल्चर फॉलो करते हैं वैसे ही हम भी संस्कृति को फॉलो करते रहते हैं। उसके बाद मूल्य होते हैं समान। अगर परिवार में आपके पापा हैं, आपके पापा दादा के पैर छूते हैं तो आप भी दादा के पैर छूते हैं, आप भी अपने पापा के पैर छूते हैं। तो ये सब क्या है, देखा जाए तो समान है। और मानक जो मानक बनाए गए हैं, जो मानक निर्धारित किए गए हैं, वो हिस्सेदारी करते हैं, वो बांटते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं और भी, जैसे कक्षा के विद्यार्थी, मित्र मंडली। अब भाई ये मित्र मंडली बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पे तो बहुत खतरनाक लेवल का चलता है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कक्षा के विद्यार्थी के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। कक्षा के विद्यार्थी का समान रुचि क्या है, समान उद्देश्य क्या है, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा लेना। शिक्षक पढ़ाए तो उसे उनकी बातों को सुनना। उसके बाद, हालांकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे पता है, कक्षा के विद्यार्थियों का संस्कृति क्या है कि वही संस्कृति, क्लास में आए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, 1 घंटे क्लास चलेगी, फिर बाहर जाएंगे, फिर आएंगे, पढ़ेंगे। तो लगभग देखा जाए तो सेम कल्चर है। उसके बाद कुछ मूल्य समान है कि कक्षा में भाई अनुशासन बनाए रखना है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है, ये मूल्य हो गया। तो कुछ बेसिक मूल्य है, कॉमन मूल्य है, वो मूल्य समान है सबके लिए। तो अगर हम देखा जाए तो सामाजिक समूह का मतलब क्या हो गया, इसको परिभाषित करें तो सामाजिक समूह से तात्पर्य है निरंतर अंतः क्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर देख लिया है। अब बात करें समाज, क्योंकि सामाजिक समूह और समाज देखने में एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक समूह से निरंतर अंतः क्रिया, और समाज के लोग भी तो निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। तो देखेंगे हम समाज और सामाजिक समूह, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि समाज क्या है। देखिए, समाज लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा आपस में संबंध बनाकर जीवन जीते हैं। ये मैं जब पहला अध्याय पढ़ा रहा था तो यही परिभाषा बताया भी था आपको। तो समाज भी लोगों का समूह है। जैसे सामाजिक समूह में समूह है, कुछ सदस्यों, कुछ लोगों का समूह है, और निरंतर अंतःक्रिया है, समान रुचि है, समान संस्कृति है, समान मूल्य है। और यहाँ क्या कह रहा है, समाज लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा आपस में संबंध बनाकर जीवन जीते हैं। तो कुछ ना कुछ संबंध होता है लोगों में। अगर हम देखें, एक नोट आप याद रखना कि अगर मूल रूप से बात करें कि सामाजिक समूह और समाज में क्या अंतर है, सामाजिक समूह और समाज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सामान्यतः बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन हम जब अच्छे से देखें तो मुख्यतः कुछ अंतर आते हैं। और ये मुख्य अंतर क्या है, उन्हीं अंतरों में मुख्य अंतर क्या है, अभी हम सामाजिक समूह और समाज में जो अंतर है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य अंतर क्या है वो हम बता देते हैं। देखिए, समाज है ना, एक व्यापक अवधारणा है और अमूर्त व्यवस्था है। क्या आपने समाज को देखा है? समाज लोगों के समूह को देखे होंगे, क्या आपने समाज को देखा है? तो समाज एक व्यापक और अमूर्त व्यवस्था है, जबकि जिसमें अनेक सामाजिक समूह, संस्थाएं और संबंध शामिल हैं। यानी अगर बात करें ये समाज है, अगर ये समाज है तो इसी समाज में क्या आ जाएगा, सामाजिक समूह आ जाएगा। तो समाज क्या है, एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक कॉन्सेप्ट है, जबकि सामाजिक समूह समाज के ही अंदर आ जाएगा। और इसमें, इसी समाज में बहुत सारे संस्थाएं भी हैं, जैसे परिवार है, उसके बाद विवाह जैसी संस्थाएं भी हैं, धर्म है, शिक्षा है, इसी समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो मूल अंतर क्या हो गया, मूल अंतर ही यही हो गया कि समाज एक व्यापक अवधारणा है या व्यापक और अमूर्त व्यवस्था है, जिसमें अनेक सामाजिक समूह और संस्थाएं और संबंध शामिल हैं। तो आई होप आपको ये सामाजिक समूह की परिभाषा याद आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंतःक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, समान संस्कृति, समान मूल्य और मानकों को बांटते हैं, यानी साझा करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम समाज के बारे में भी पढ़ देते हैं। समाज लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा आपस में संबंध बनाकर जीवन जीते हैं। और यहाँ नोट के फॉर्म में हमने मुख्य अंतर ये निकाला,
समाज एक व्यापक और अमूर्त व्यवस्था है जिसमें अनेक सामाजिक समूह, संस्थाएं और संबंध शामिल हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इस पर एनर्जी लगा दिया मैं, वैसे पे इतना आसान था, आ जाना चाहिए आपको। अब हम देखेंगे सामाजिक समूह और समाज में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं समाज और सामाजिक समूह में अंतर। ऐसे कौन कौन से अंतर हैं जिसे हम समझ सकते हैं कि समाज क्या है और सामाजिक समूह क्या है। देखिए समाज और सामाजिक समूह में कुछ अंतर है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आधार, यानी कि इस आधार पर हम ये अंतर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है सामाजिक समूह और यहाँ है समाज। अगर हम बात करें आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सामाजिक समूह देखें तो ये छोटा होता है और सीमित होता है। जैसे राजनीतिक पार्टी, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, ये छोटा है, हो सकता है कोई भी पार्टी हो XYZ। अब ये कोई राजनीतिक पार्टी है, इसमें कुछ निश्चित सदस्य होंगे और निश्चित उद्देश्य होगा, तो ये छोटा और सीमित है। और समाज की बात करें तो ये बहुत बड़ा और व्यापक होता है। जैसे भारतीय समाज, अगर हम उदाहरण के रूप में ले जाए जैसे भारतीय समाज, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा है और व्यापक है। मतलब इसी समाज के अंदर सामाजिक समूह आ जाएगा। और अभी मैंने आपका इसे पढ़ाने से पहले पीछे मैंने एक गोला बनाया था, इसे मैंने कहा था सामाजिक समूह, सॉरी इसे मैंने कहा था समाज, इसे कहा था समाज और इसे कहा था सामाजिक समूह। तो अगर ये बड़ा सा गोला समाज है तो इसके अंदर छोटा सा गोला सामाजिक समूह है। इसमें और भी समाज में बहुत कुछ आ जाएगा। तो समाज देखा जाए तो एक व्यापक अवधारणा है। तो ये मैंने बताया आपको आकार के आधार पर क्या अंतर है। अब बात करें प्रकृति के आधार पर, तो ये मूर्त होता है, सामाजिक समूह मूर्त होता है। जैसे परिवार, दोस्त, राजनीतिक पार्टी, ये मूर्त होता है। कोई राजनीतिक पार्टी आप नहीं देख सकते हैं। और ये क्या होता है, समाज अमूर्त होता है। समाज क्या होता है, ये अमूर्त होता है। अगर सदस्यता के आधार पर देखें तो इसमें निश्चित सदस्य होते हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसमें क्या होगा, निश्चित सदस्य होंगे, एक्स्ट्रा सदस्य नहीं होंगे। हो सकता है एक्स्ट्रा समर्थक हो लेकिन सदस्य तो नहीं है। उसके बाद अनगिनत व्यक्ति व समूह, अगर समाज में देखें तो इसमें अनगिनत व्यक्ति होते हैं और समूह होता है। संबंध देखें तो संबंध के आधार पर क्या अंतर है, यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामाजिक समूह में स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि समाज में जटिल और अप्रत्यक्ष संबंध होता है। उद्देश्य की बात करें तो एक विशेष उद्देश्य है। जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होगा, अब जो भी उद्देश्य हो। और अगर बात करें समाज के उद्देश्य के बारे में तो समाज का उद्देश्य व्यापक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो ये है उद्देश्य के आधार पर इनमें अंतर। तो यहाँ पर हमने आपको 5 अंतर बताया, 5 आधार पर अंतर, सॉरी हाँ 5 आधार पर अंतर बताया। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज के इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको लेक्चर 2 में, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक समूह की विशेषताओं से। सामाजिक समूह की विशेषताओं, फिर सामाजिक समूह के प्रकार पर आएंगे। तो फिर हम उसे आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।